गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तपस IAS में आपका स्वागत है। 20 जुलाई द हिंदू पेपर, इसका हेडलाइन हमने इसको लिखा है कि क्या क्या आज के पेपर में इम्पोर्टेंट है और देखेंगे उसको। और एक बार पहले हेडिंग देखते हैं, उसके बाद उसको डीप में देखेंगे। ये 7, 8, 9, 10, 12, ये 12 टॉपिक जो हैं आज के पेपर में मैंने निकाला है, जो UPSC से रिलेवेंट है, और इसको एक बार देखते हैं। पहला है तीस्ता को लेके है कि उनको उनके बेल को लेके है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल, इंटरिम बेल जो था उनको आगे बढ़ा दिया है नेक्स्ट फर्दर ऑर्डर के लिए। जब तक उनका बेल सुना नहीं जाता तब तक के लिए उनको बेल दे दिया गया है। दूसरा है, एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि नमामि गंगे जो है, जो प्रोजेक्ट चल रहा था उत्तराखंड में, वहाँ पे इलेक्ट्रोलोकेशंस की वजह से 15 लोगों की डेथ हो गई है। तो देखेंगे नमामि गंगे प्रोजेक्ट है क्या, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है और कब लॉन्च हुआ था, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड, राजस्थान गवर्नमेंट ने मिनिमम इनकम बिल लेके आए हैं, इंट्रोड्यूस किया है अभी उन्होंने, तो इसके बारे में उसके कुछ प्रोविज़न देखेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या उसमें इंक्लूड किया गया है और क्यों इंक्लूड किया गया है। फोर्थ, इंडस वाटर ट्रीटी देखेंगे 1960 वाला, कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेके ये एडिटोरियल आया था फ्रेंड्स, ये एडिटोरियल में था, तो इसको देखेंगे। फिर SCES लगातार न्यूज़ में चल रहा है, इसको चेंज करके स्टैंडिंग कमेटी ऑफ स्टैटिक्स किया गया। प्रणव सेन उनके चेयरमैन बनेंगे। ऑफिशियल डेटा को लेके है कि कैसे ऑफिशियल डेटा का मेथडोलॉजी क्या है, कैसे यूज करना है, और मॉस्पी इसको किस तरीके से यूज करता है, तो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद टोमेटो प्राइस सर्ज हो गया है, तो उसके ऊपर CPI चेंज होगा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है टोमेटो का, तो उसके लेके पेपर ने छापा है उसको। तो एक बार टोमेटो से रिलेटेड ये है कि CPI में चेंजेज होंगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होगा ना वो चेंजेज होंगे, क्योंकि आप रिटेल CPI आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ कि उसमें रिटेल के इन्फ्लेशन के लिए चेक होता है, रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। सो इन्फ्लेशन हमने ऑलरेडी कवर किया है, तो पीछे के वीडियो में आप देखें ज़रूर उसको। फिर नाटो को लेके है कि नाटो के समिट हुए विल्नियस में, ठीक है। सो उसमें यूक्रेन को मेंबरशिप मिलना था, नहीं मिलना था, तो उसके बारे में देखेंगे कि क्या कवर किया है। एक मैरिटल रेप को लेके है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया है, 3 बेंच की कमेटी बना दी है, अब उसके ऊपर वो देखेंगे मैरिटल रेप के ऊपर, क्योंकि काफ़ी स्प्लिटेड और उसमें डिफरेंट जजमेंट आ रहे थे। वर्डिक्स, जितने वर्डिक्स आ रहे थे, वो एक कोर्ट कुछ और कहता था, दूसरा कोर्ट कुछ और कहता था। कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट कुछ अलग है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट कुछ अलग है, तो स्प्लिट वर्डिक्ट आ रही थी। तो मैरिटल रेप के केस को एक्सेप्ट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, 3 बेंच की कमेटी बना दी है, तो उसके बारे में देखेंगे। एक है कि इंडिया ने UN में ब्लैक सी इनिशिएटिव को, जो UN का इनिशिएटिव था, ब्लैक सी इनिशिएटिव, फूड और फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट करने के क्राइसिस के समय में यूक्रेन से, कि कैसे उसको वहाँ से निकाल के वर्ल्ड के डिफरेंट कोने तक पहुँचाया जाए, तो रशिया ने उससे अपना हाथ खींच लिया है। तो इंडिया ने उसके ऊपर, रूसिया कंबोजी ने उसके ऊपर कमेंट किया है, तो उसके बारे में देखेंगे कि ब्लैक सी इनिशिएटिव था क्या। मणिपुर में एक बहुत ही दर्दनाक वीडियो सेक्सुअल वायलेंस को लेके लगातार सोशल मीडिया में हर जगह चल रहा है, तो मणिपुर के बारे में, जो मणिपुर का डिस्प्यूट चल रहा है, कुकी वर्सेस मैती, ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मैं वो डाल दूंगा, आप इसको देखें, अंडरस्टैंड करें कि कुकी कौन है, मैती कौन है, दोनों का कल्चर क्या है, दोनों की रिलीजन क्या है। इससे लंबा वीडियो 30-40 मिनट का मैंने बना रखा है, आप उसको देखें, पूरा क्लैरिटी, एक एक चीज़ उसमें क्लियर कर दिया गया है। फिर गवर्नमेंट ऐसे चीज़ों को पनिश करें, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये पब्लिक ऑर्डर का प्रॉब्लम है। सो वहाँ बीरेन सिंह की सरकार है, BJP की। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे बात करे, वहाँ का जायजा ले कि ऐसा चीज़ें हो क्यों रहा है। फिर एक अच्छी खबर आई है कि पासपोर्ट इंडेक्स में 87th रैंक थे हम, अब हमारा 80th रैंक हो गया है, तो इसमें हम 7 का छलांग लगाए हैं, तो उसके बारे में देखें। फिर पुतिन जो हैं वो ब्रिक्स नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा लिखा गया कि ICC का जो वारंट इशू है उनके खिलाफ,
तो वो बाहर जाएंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो साउथ अफ्रीका वाले ने आईसीसी वाले से रिक्वेस्ट भी किया था कि आप वो अगर वो आते हैं समिट को अटेंड करने के लिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से ब्रिक्स जो है अगस्त में होने वाला है, अगस्त में इसका है, और ये जोहान्सबर्ग में होने वाला है, साउथ अफ्रीका। तो रिक्वेस्ट किया था इन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूँगा 1 अगस्त में। उसके बाद यहाँ से रिप्रेजेंटेशन इनके लिए कोई और जाएंगे, तो पुतिन सर नहीं जाएंगे। तो अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो जो वो केस जो था उसके लिए हमें बेल पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट केस जो तीस्ता से रिलेटेड था, जो गुजरात रॉयट्स से रिलेटेड है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि बेल कितने टाइप के होते हैं, बेल होते क्या हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए कि रीजन बिहाइंड गिविंग बेल्स के लिए क्या है, इंटीरियम बेल क्या होता है जो एक्टिविस्ट तीस्ता को मिला है, तो उसके बारे में हम बेल देख लेते हैं। बहुत शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेल, जब भी बेल देना होता है तो या तो पुलिस ऑफिसर बेल दे सकता है, या फिर मजिस्ट्रेट देता है, या फिर हाई कोर्ट जाता है, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो हम बेल का वो देखें। तो अंडर सेक्शन 436 में सीआरपीसी के अंदर में बेलेबल ऑफेंस, जो भी बेलेबल ऑफेंस होंगे, ठीक है, बेलेबल ऑफेंस दैट मीन्स पुलिस ऑफिसर कैन गिव यू बेल। ठीक है, तो वो इसके अंदर में, तो एक ये टाइप का बेल हो गया। एक बेल होता है रेगुलर बेल। ठीक है, ये आपको सेक्शन 437, आपको सेक्शन नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि एक रेगुलर बेल होता है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए होता है। ठीक है, दैट मीन्स नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस आपको बेल नहीं दे सकती है। ऐसे कंडीशन में आपको मजिस्ट्रेट के सामने से, मजिस्ट्रेट से सेशन कोर्ट से बेल लेना पड़ेगा। तो आपको मजिस्ट्रेट से बेल मिलेगा या सेशन कोर्ट से बेल मिलेगा। तो ये रेगुलर बेल हो गया, 437 में कवर किया है, ये भी सीआरपीसी है, सब सीआरपीसी है। उसके बाद एक एंटीसिपेटरी बेल होता है। आप बहुत बार सुने होंगे कि लोगों को एप्रीहेंशन होता है कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे, तो उससे पहले वो कोर्ट में चले जाते हैं और बेल ले लेते हैं। वो सेक्शन 438 में कवर किया गया है। तो ये एक टाइप का एंटीसिपेटरी बेल हो गया। एक इंटीरियम बेल होता है, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। इंटीरियम बेल में इनको मिला है तीस्ता जी को। एक ट्रांजिटरी बेल होता है, सेक्शन 81 के अंदर में कवर किया गया है। और एक डिफ़ॉल्ट बेल होता है कि पर्टिकुलर समय तक अगर उनको नहीं मिलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ही उनको बेल मिल जाएगा। वो सेक्शन 167 के अंदर सीआरपीसी के अंदर में वो लिखा गया है। अब ये बेल के टाइप हो गए कि पुलिस ऑफिसर दे सकता है, मजिस्ट्रेट दे सकता है, सेशन कोर्ट दे सकता है, डिफ़ॉल्ट बेल भी मिल सकता है, ट्रांजिटरी बेल भी मिल सकता है, एंटीसिपेटरी बेल भी मिल सकता है। तो बेल मिलता कैसे है? सो वाई पुलिस अरेस्ट? सो पुलिस किसी बंदे को तब अरेस्ट करता है, किसी पर्सन को तब अरेस्ट करता है जब उसको लगता है कि विक्टिम को बचाना है या पब्लिक को बचाना है। तो प्रोटेक्शन गिवन टू विक्टिम और पब्लिक, पहला कंडीशन। जब पुलिस को ऐसा फील हो कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जा सकता है एक्यूज के द्वारा, सो अगेन पुलिस अरेस्ट करता है। अगर पुलिस को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो भी अरेस्ट कर लेते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ अनदर ऑफेंस, कोई जो पर्सन है वो एक ऑफेंस किया और वो उसको पुलिस को लग रहा है कि इसको नहीं पकड़ेंगे दूसरा ऑफेंस कर देगा, क्राइम का उसका इंटेंसिटी और उसका ग्रेटिट्यूड जो है उसका उसको लेके वो बढ़ता जाएगा। तो उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए, प्रिवेंशन को उससे रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, वो उस प्रिवेंशन ऑफ अनदर ऑफेंस को, क्राइम को बचाने के लिए, सोसाइटी को सेव करने के लिए वो ऐसे कंडीशन में भी अरेस्ट कर लेता है। तो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है कि अगर उसकी इंटेंसिटी को आपने तोड़ दिया तो हो सकता है कि वो बड़ा क्राइम, मान लो आज चोरी की हो आपने, कल आप डकैती करने वाले थे, परसों आप मर्डर करने वाले थे, चौथे दिन आप किसी से सेक्सुअल वायलेंस करने वाले थे। ठीक है, तो उसको पहले ही जगह पे अगर आपने रोक दिया, उसको सज़ा सुनाई, तो आप सोसाइटी को बचा लिए एक बड़ा क्राइम होने से, और इवन आप एक्यूज को भी बचाए, एक बड़ा सा एक हीनियस क्राइम करने से आप उसको बचाए हो। तो पुलिस इसकी वजह से अरेस्ट करता है। इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के अंदर में जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में पुलिस फोर्स होता है, तो पुलिस एक्टिव रहती है तो प्रिवेंट करने में आसानी होती है। पुलिस अगर लेथार्जिक हो, स्लो काम करती है, तो ऐसे कंडीशन में जो ऑफेंस है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, अभी एक आप नया केस देखेंगे मणिपुर में, जिस तरीके से चीज़ें हो रही है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर वहाँ काम नहीं कर रहा है, तो जो अनवांटेड लोग हैं, जो
सोसाइटी के जो हारमोनी को डैमेज पहुंचाना चाहते हैं, वो इस टाइप की चीज़ें हरकतें करेंगे। सो एक नोट ये है कि लिबर्टी ऑफ पर्सन कैन नॉट बी इग्नोर्ड, सस्पेंडेड इनडेफिनेटली, दस बेल रिक्वायर्स। सो आप किसी को जब अरेस्ट करते हैं, व्हेन पुलिस इज गोइंग टू अरेस्ट समवन एंड हैड ऑलरेडी अरेस्ट समवन, सो यू कैन नॉट उसको इतने दिनों तक आप इंडेफिनेट टाइम के लिए रख नहीं सकते। उनको लिबर्टी का डैमेज है, उनका लिबर्टी का वायलेशंस है, ठीक है। आर्टिकल 21 जब आप देखेंगे तो उसका भी वायलेशंस है। सो आप उसको लंबे समय तक आप जेल के अंदर रख नहीं सकते, तो आपको उसको बेल देना पड़ेगा, तब बेल की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है। और इसीलिए फिर वो बेल का अलग अलग सेक्शन में डेफिनेशन दिया गया कि कौन सा बेल आपको अप्लाई करना है। रीजन बिहाइंड गिविंग बेल, लिबर्टी ऑफ पर्सन इज सैक्रोसेंट होता है। अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको दबा नहीं सकते हो। आर्टिकल 21 स्टेट दैट नो पर्सन शैल डिप्राइव्ड हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सो जो कानून में लिखा गया है उसको फॉलो करो। आप कानून के बाहर दायरे में जाके कुछ डिफरेंट करने की कोशिश मत करो। सबके लिए, इवन पुलिस वाले के लिए भी वही रूल होता है कि पुलिस एक्ट के अंदर में लिखा गया, आप उनको भी एक कानून, रूल एंड रेगुलेशन से बंधे हैं। वो अगर वो उससे अलग कुछ करते हैं तो उनके लिए भी सजा है। सो बेल एक्यूज के राइट्स हो जाते हैं, ठीक है। आप उसको, अगर उसने एक्यूज ने कुछ गलत किया है तो लॉ एंड ऑर्डर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉ हैं, जो स्टैचुटरी लॉस हैं, ठीक है, या फिर जो ग्रैंड नॉर्म्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, उसके बेस पे उसको सज़ा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए मैंने उठा लिया है। सो बेल का ये कंसेप्ट है। तो इन वाले केस में इंटीरियम बेल मिला है एक्टिविस्ट टेस्टा को। सो इसमें क्या, इंटीरियम बेल एक टाइप का इज नॉट गिवन अंडर सीआरपीसी, किसी भी सेक्शन के अंदर में इंटीरियम बेल दिया ही नहीं है। बट आफ्टर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में, प्रेसिडेंट में, इट हैज़ क्लियर्ड, वहाँ से आया है कि रेगुलर बेल जो है ये इसको कवर किया गया है, एक टाइप का रेगुलर बेल के अंदर में ही है। ये इम्प्लिसिट तरीके है, इम्प्लिसिट में लिखा गया रेगुलर बेल के अंदर ही होता है, कुछ डिफरेंट बेल नहीं है, उसी के अंदर रहेगा। यूजुअली इंटीरियम बेल दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। सपोज दैट कोई हस्बैंड जेल में है, उसकी बीवी का सर्जरी होना है, तो कि उसको आप इंटीरियम बेल के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अगर कोर्ट उसके रीजनल पे, अगर उसके तर्क पे अगर उसको सही लगेगा तो कोर्ट उनको बेल देगा और वो इंटीरियम बेल होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बेल की सुनवाई कंप्लीट नहीं होती है, बेल लंबे समय तक के लिए उसके चलता है, तो उस बीच में इंटीरियम बेल मिल जाता है। अंडरस्टैंड? सो कोर्ट हेल्ड दैट वाई गवर्नमेंट डिड नॉट कंप्लीट। इनमें केस ये था कि 2008-11 को लेके, उनके जो 2002 दंगे से लेके उन 2011 में इनके ऊपर जो भी एफआईआर हुई 2008 से 11 के बीच में जब भी हुई हो, पर दिक्कत ये था कि इसमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत थी कि कोर्ट कह रही है कि 2011 के बाद आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट क्यों नहीं किया है। आप 2011 के बाद इतने सालों तक इन्वेस्टमेंट आपको 2011 के बाद इन्वेस्टिगेशन आपको कंप्लीट करना चाहिए। बहुत लंबा समय होता है। 10 कोर्ट लिस्टेड दिस मैटर नेक्स्ट मंथ, टिल देन सिक्योर पेटिशनर फ्रॉम अनवांटेड अरेस्ट। तब उनको जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी बेल के ऊपर में, या फिर उस पर डिबेट नहीं होगा, तब तक के लिए उनको अरेस्ट से उनको एक टाइप का रोक लगा दिया है कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, आप उनको इंटीरियम बेल देते हैं टिल द फर्दर ऑर्डर, जब तक नया ऑर्डर कुछ सुप्रीम कोर्ट पास नहीं करती है। सो ये था ये वाला केस इसमें। और ये इसमें पुलिस का कहना था, इसमें पुलिस ये बार बार ये कह रही है कि ये स्टेटमेंट चेंज किया है इन्होंने, ठीक है, जबकि इनके लॉयर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि स्टेटमेंट इन्होंने कभी चेंज ही नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा इशू था। तो ये इसमें बेल का इशू था। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि 2002 के दंगे का अपन को डिस्कस करना है या इनके ऊपर एक्टिविस्ट है तो इनको क्यों बेल मिल जा रहा है। इसमें हमें देखना था कि जो बेल है, बेल का कंसेप्ट क्या है। इवन बेल पे क्वेश्चन आएगा जुडिशरी से। आजकल जो यूपीएससी पूछ रही है वो एक लेवल थोड़ा पॉलिटी से ऊपर जाके पूछ रही है। तो एक लेवल ऊपर जाके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट फर्दर स्टेप अगर यूपीएससी लेती है, अगर बेल पूछ रही है कि बेल कैसा है, कितने टाइप के बेल होते हैं, इंटीरियम बेल क्या सीआरपीसी में कहीं लिखा गया है क्या, तो आपको मैं वो बता दी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है नमामि गंगा। सो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्रोग्राम अप्रूव्ड एज फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट इन 2014। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मतलब फ्लैगशिप मतलब गवर्नमेंट आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रोग्राम चलता रहेगा।
सो इन 2014 में इन्होंने आपने एक वो सुना भी होगा, जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कह भी रहे थे कुछ इस टाइप का, उन्होंने कुछ स्लोगन दिया था, माँ गंगे ने बुलाया है और मैं आया हूँ। सो गंगा के प्रति, गंगा को साफ करने के प्रति उनका जो लगाव था, उसके बाद इन्होंने ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया। इट वाज इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्रोग्राम अप्रूव्ड एज फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट इन 2014। इट हैज़ ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या है। एबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन, तो पॉल्यूशन को कम करना और कंजर्वेशन को वो करना, सही करना। और फिर रिवर को रिजुविनेट करना, उसको जिंदा करना, रिवर को जिंदा करना वापस से। सो जब भी हम ऐसा पढ़ें तो उसका मेन थीम देखेंगे, पिलर क्या है, नेशनल गंगा प्रोग्राम का जो है पिलर क्या है। तो इसके जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 पिलर मैंने बनाए हैं, उसको देखें। जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही करो। पहले तो आप सीवरेज को सही करो कि वो गंगा में जाके गिरती है। दूसरा, रिवर सरफेस क्लीनिंग करो, जो सरफेस के जो रिवर है उसको क्लीन करो आप, ठीक है। जो भी मेथोडोलॉजी लगाना, मेथोडोलॉजी के अंदर हम जा ही नहीं रहे हैं कि आप कैसे सही करें उसको। हम ये देख रहे हैं कि किस पिलर क्या है, किसको टारगेट क्या करना है। फिर एफॉरेस्टेशन करना है, आसपास की जो जितनी भी गंगा के आसपास की किनारे हैं उसको एफॉरेस्टेशन करना है अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना है वहाँ पे। फोर्थ, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो भी है उसको मॉनिटर करो, क्योंकि आप गंगा किनारे जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करती नहीं है, उसमें सीधे सीधे आप उसमें देखेंगे गंगा में बह जाती है, इसीलिए इतना वो पॉल्यूटेड हो रही है। तो उसको जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट निकालने हैं उसको केमिकल के थ्रू या किसी और के थ्रू उसको सही करें। फिफ्थ, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करें, ठीक है। आप जितने भी जो सिटी है जो रिवर किनारे हैं उसको वहाँ पे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करें। 6, गंगा ग्राम बनाएं, ठीक है। तो ये कुछ मेन पिलर है नेशनल गंगा प्रोग्राम का, और इसको आप नमामि गंगे के इसमें देखे रिलेटेड करके जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट मिनिमम इनकम बिल, ये इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट ने इससे पहले एक हेल्थ को लेके भी बिल लेके आए थे। फिर इन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ लेके आए थे। सो आप इन सबको याद रखें, और हर वो चीज़ जो पूरी कंट्री में पहली बार हो रही, फर्स्ट टाइम हो रही है, तो उसके ऊपर आप एक वर्ड व्यू तो रखें और थोड़ा डेप्थ में भी जाएं उसमें। सो फर्स्ट टाइम इन कंट्री प्रोवाइड लेजिस्लेचर बैकिंग फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट को गारंटी स्कीम में रखा जा रहा है। स्कीम्स तो बहुत चलते हैं, लेकिन जब गारंटीड आता है तो लेजिस्लेटिव बैक उसके साथ आता है, लेजिस्लेटिव बैक सपोर्ट के साथ आता है। तो अगर इसमें अगर ये गवर्नमेंट नहीं देती है तो गवर्नमेंट के लिए उल्टा पड़ सकता है, लाइक नरेगा, पनिशमेंट मिल सकता है, कुछ फाइन मिल सकता है, दिया जा सकता है, आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव में आप जो भी अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और उसको सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर काम नहीं हो रहा, तो यू कैन गो इजिली कोर्ट कि कानून में लिखा है लेकिन ये दे नहीं रहे। तो बैकग्राउंड है उसका, लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड है, बैकअप करके दिया गया है। ऑल्सो मेक पेंशन, इसमें सेकंड प्रोविजन ये है कि पेंशन इसके साथ जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा, पेंशन भी दिया जाएगा, पेंशन को लीगल राइट्स बनाया जाएगा, और हर साल जो है पेंशन वो 15% एनुअल इंक्रीमेंट होगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। थर्ड, 72,000 पर ईयरली गिवन टू पोरेस्ट ऑफ पुअर, इसमें एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और 72,000 रुपये ईयरली दिया जाएगा, दैट मीन्स 6,000 पर मंथ हो गया। फोर्थ, इसकी एलिजिबिलिटी में कौन आएंगे, पेंशन की एलिजिबिलिटी में ओल्ड एज पर्सन होंगे, स्पेशली एबल्ड पर्सन होंगे, विडो होंगी, सिंगल वुमेन्स होंगी, तो उनके लिए इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट ने मिनिमम इनकम बिल लेके आए हैं। और इसके प्रोविज़न जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे जैसे राइटर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम इसमें ऐड करते जाएंगे। आज के पेपर में इन्होंने 3-4 प्रोविज़न लिखा था जो मैंने पूरे के पूरे आपको यहाँ पे लिख के रख दिया है। नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ये एडिटोरियल ने कवर किया था, तो उसको देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? दैट रेगुलेट्स टू रेपेरियन स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रीटी हुई है, इसमें वर्ल्ड बैंक का भी रोल था, ये याद रखना, वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व था इसमें। वाई इन न्यूज, पाकिस्तान इनिशिएट आर्बिट्रेशन एट हेग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन टू एड्रेस, पाकिस्तान जो है वो पीसीए के पास चला गया और एड्रेस का इंटरप्रिटेशन के लिए कह रहा है कि आईडब्ल्यूटी का जो है आप इंटरप्रिटेशन करो टू सर्टन डिजाइन एलिमेंट ऑफ टू रन, जो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उसकी डिजाइनिंग में कुछ दिक्कत है, तो आप वहाँ पे जाओ और उसका
एक बार उसका इंटरप्रिटेशन करो, इसके कानून का इंटरप्रिटेशन करो कि किस तरीके का बना सकते हैं। और वो 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो किशन गंगा है, ऑन द किशन गंगा, एक ट्रिब्यूटरी है झेलम की। किशन गंगा जो है वो मैप पे आप उसको देखें कि किशन गंगा, झेलम, आप इनके पास 3 हैं और अपने पास 3 हैं। चेनाब, झेलम और इंडस जो है वो उनका है, और रिवर्स रावी, बीस और सतलज जो है वो इंडिया के, ये वेस्ट है, वेस्ट, और ये है ईस्ट। सो ये हो गया। एक रैटले प्रोजेक्ट है, ये भी चेनाब पे है, ये भी न्यूज़ में था कुछ दिन पहले। तो इनकी इन 2 को लेके उनको ऑब्जेक्शन है कि इनकी डिजाइनिंग, इनको जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनना है उनकी डिजाइनिंग को लेके इंडिया का कंसर्न क्या है। हम लोग ने क्या रिप्लाई किया है कि पीसी इज़ नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो पीसी है ना, परमानेंट जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, वो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। रेदर देन अगर आपको जाना है तो आप रिजॉल्व करने के लिए आप इसको नेचुरल एक्सपर्ट के थ्रू जाओ। हमने ये ओपिनियन वहाँ पे क्रिएट किया, वहाँ पे रखा, लेकिन पीसीए का वर्डिक्ट कुछ और ही था, उनके मंसूबे कुछ और ही हैं। पीसीए रिजेक्ट इंडियन रिप्लाई एंड पास ऑर्डर अनएनोमसली विच इज बाइंडिंग ऑन दी बोथ पार्टी विदाउट अपील। उन्होंने ऑर्डर भी पास कर दिया, वो भी बिना सुने उन्हें, और वो लिख दिया कि बाइंडिंग होगा ऑन बोथ दी पार्टीज। सो ये है इनका, ये करंट सिनेरियो, करंट न्यूज़ में ये है। हम तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, की प्रोविजन ऑफ आईडब्ल्यूटी देखते हैं, और आईडब्ल्यूटी में देखते हैं कि होता क्या। वाटर शेयरिंग का कंसेप्ट है, एक वाटर शेयरिंग होगा दोनों कंट्री के बीच में, कितना कितना वाटर। इतना डीप में नहीं जाना है कि तुम्हारे इतना 11,000 मिलियन क्यूब तुम्हारे पास, इतना मेरे पास, इतना नहीं। वाटर शेयरिंग फार्मूला है फर्स्ट। दूसरा, परमानेंट इंडस कमीशन। अगर इंडस को लेके है तो आप डेफिनेटली कोई कमीशंस होंगी, परमानेंट तरीके से एक बॉडी होगी जो कुछ भी अगर उसमें दिक्कत होगी तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, डिस्प्यूट को सही करने की कोशिश करेगा। राइट ओवर रिवर्स, कौन से रिवर्स पे किसका राइट्स होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेस्टर्न रिवर जो है वो पाकिस्तान के साइड में गया, ईस्टर्न रिवर ऐसा नहीं है कि सारा चला गया, लेकिन उस पर हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा है कि उनकी जो फ्लो है वाटर को इतना मत रोको कि वहाँ पे पहुँच ना पाए। सो इस बेस पे इसका डिवीज़न हुआ था। तो ये कुछ आईडब्ल्यूटी न्यूज़ में था, 1960 में आया था, और ये सब जितने भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश किया है। नेक्स्ट वी आर मूविंग, गवर्नमेंट सेटअप ए न्यू स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स। सो ये लगातार लिख रहे हैं कुछ छोटे छोटे, ये 16 मेंबर की कमेटी होती है, गवर्न अंडर एनएसओ मॉस्पी होती है। इससे ज़्यादा अपन को जानने की जरूरत नहीं है। और ये ऑफिशियल डेटा को लेके है, कि ऑफिशियल डेटा को हम किस तरीके से उसके ऊपर बेस हम किस तरीके के रिजल्ट को हम पब्लिश करेंगे और उसके बेस पे कैसे पॉलिसी ड्राइव करेंगे। तो ऑफिशियल डेटा को लेकर था, क्योंकि पिछली जो डेटा थी उसमें बहुत सारी खामियां थी, कुछ डिफ़ॉल्ट पाया गया था। उस कमेटी का नाम था स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स। वो इकोनॉमिक्स जैसे पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इस सब पे बनाते थे, वो ऑफिशियल डेटा कलेक्ट करते थे। सो इसमें अपने को उसका नाम चेंज किया है और इसको एक कमेटी बनाई है। प्रणब सेन इनके जो चेयरमैन होंगे वो प्रणब सेन होंगे। सो ये है, आप इसको देख ले। टोटल मेंबर 16 है राइट नाउ। 10 मेंबर इलेक्टेड होते हैं और 4 मेंबर जो होते हैं वो एकेडमिक्स से होते हैं। तो टोटल 14 है, जबकि इनकी हाईएस्ट लिमिट 16 है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। नाटो के बारे में देखते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका करंट समिट जो हुआ है विलनियस में हुआ है। हेडक्वार्टर इसका ब्राज़ील है और मेंबर इसके 31 हैं। 29 मेंबर जो हैं यूरोपियन कंट्री के हैं, 2 जो हैं वो नदर अमेरिका के और उसके हैं। सो आपको ये याद रखना है। 4 अप्रैल 1949 में, इनकी हिस्ट्री ट्रेस कर रहा हूँ। 4 अप्रैल 1949 में इनका गठन हुआ था। व्हाट हैपेंड इन दिस समिट, हुआ क्या है, इससे मिला क्या है इस समिट से। ऐसे समय पे जब रसिया और यूक्रेन में लगातार सालों से युद्ध चल रहा है, तो नाटो के रिलेवेंस को लेके भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है माइंड में। सो इस समिट से नाटो ने क्या हासिल किया वो देखने की कोशिश। नाटो खुद ही टेंशन में है कि अगर इनके किसी भी पार्टनर के ऊपर अगर किसी कंट्री ने अगर अटैक किया तो ऐसे सिनेरियो में वो कैसे बचाएंगे। तो इन दिस समिट नाटो लॉन्च नाटो यूक्रेन काउंसिल एज ए फॉर्म फॉर क्राइसिस। यूक्रेन को तो डायरेक्ट वो मेंबर बना नहीं सकते अभी, तो उनको कुछ डिफरेंट टाइप का एक फोरम बनाया है, नाटो यूक्रेन काउंसिल बनाया है एज ए फोरम फॉर क्राइसिस कंसल्टेशन एंड डिसीजन मेकिंग। कि क्राइसिस अगर होगा तो डिसीजन लेने में आसानी होगी, किस तरीके का क्राइसिस होगा तो हम कंसल्ट कैसे करेंगे, कौन से चैनल पे बात करेंगे। बट नॉट इंक्लूडेड यूक्रेन
बट नॉट इंक्लूडेड यूक्रेन एज ए फुल मेंबर और इवन मेंबर। खैर अभी तो बात ही नहीं हो रही इनकी। अभी तो यूक्रेन उनसे आर्म्स मांग रहे हैं कि मेरे को बंदूक दे दो, मुझे वेपन्स दे दो, लिस्ट लिख के दे रहे हैं, वो उस पर काम चल रहा है। नाटो हैज़ लेवल्ड अप टू इट्स ऑन डिफेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नाटो खुद ही खतरा फील कर रहा है कि अगर इस टाइप की बड़ी युद्ध होती है तो वो जो इनके 31 जो मेंबर हैं, पार्टनर हैं, उनको कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो नाटो जो है वो अपने आप को अब डिफेंस में ला रहा है। और ये है ही मिलिट्री, कुल मिला के मिलिट्री अलायंस। तो कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ खुद ही बनाएं, खुद ही ट्रूप्स बनाएं। तो नाटो ये लिख भी रहा है कि नाटो न्यू प्लान इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग ए फोर्स ऑफ 3 लाख ट्रूप्स। ये नेवी के भी होंगे और एयर दोनों से मिला के 3 लाख इनको ट्रूप्स बनाने हैं फोर्स की, ताकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो नाटो का खुद का फोर्स हो, वो लड़ाई करने के लिए सक्षम हो। इट ऑल्सो प्लान ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एक्शन प्लान। ये खुद ही प्रोडक्शन भी करेंगे, सारे लोग मिलकर खुद प्रोडक्शन करेंगे। सो ये नाटो से रिलेटेड चीज़ें हैं। इस समिट में यही हुआ है। आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है। कुछ पीटी रिलेटेड फैक्ट मैंने लिख दिया आपके लिए, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लें। जैसे कि फिनलैंड है, ये न्यूएस्ट मेंबर है, सबसे अभी हाल ही का मेंबर है, 2023 में बना है ये। स्वीडन भी अप्लाई किया था, इनकी अप्रूवल जो है पेंडिंग में है, क्योंकि इनका डिस्प्यूट चल रहा है टर्की के साथ, टर्की और स्वीडन का। कभी और डिस्कस करेंगे जब आईआर का अच्छा क्लास लेंगे तो उसमें ये क्यों चल रहा है। लेकिन टर्की और स्वीडन के रिश्ते अभी, लेकिन स्वीडन को भी मिल जाएगा ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि टर्की और स्वीडन के रिश्ते थोड़े से अभी जो है वो अच्छे लेवल पे आए हैं। फिलहाल अभी जब तक उनको हो नहीं तब तक स्वीडन को नहीं माना गया है। तो अगर स्वीडन होता है तो ये 32nd मेंबर होगा नाटो का। नाटो एक टाइप का पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। नाटो इज कमिटेड टू पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट इफ डिप्लोमेटिक, अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो जाता है तो ये मिलिट्री पावर जो है वो उसको क्राइसिस मैनेजमेंट के ऑपरेशन कहते हुए उसको अंडरटेक कर लेगी और वो स्टार्ट करेगी बात करना, उसको सही करना प्रॉब्लम को। और ये आर्टिकल 5 ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी के अंदर में लिखा गया है कि जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस एफर्ट्स फेल हो जाएंगे तो मिलिट्री उसको ओवरटेक करेगी। वो कहाँ लिखा है? आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी के अंदर में लिखा गया। अब मैंने एक छोटा सा मैप इसमें लेकर आपको समझाने की कोशिश किया कि नॉर्वे मेंबर है, यस, फिनलैंड भी मेंबर है, लेकिन स्वीडन जो है वो राइट नाउ मेंबर नहीं है, पेंडिंग है। तो आप फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में कन्फ्यूजन होगा, आप इस पर ध्यान दें, ठीक है। बाकी तो आप कर लेंगे। यूक्रेन मेंबर नहीं है, अगर पूछे तो यूक्रेन इज नॉट मेंबर बताना आप। बाकी बहुत सारी कंट्री हैं, आपको पता 31 है, वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जितनी वाइट में है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब मेंबर हैं। नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 बाय हेनली एंड पार्टनर ने दिया है। थोड़ी सी चेंजेज हुई हैं, आप उसको पीटी बेस पे याद रखें कि सिंगापुर फर्स्ट आ गया है, पहले जापान हुआ करता था, अभी फर्स्ट जो है वो सिंगापुर है। जर्मनी, स्पेन, इटली सेकेंड पोजीशन पे है, जापान थर्ड है। इंडिया का रैंक सुधरा है, 87 था 2022 में, 80th हो गया 2023 में। और इससे हेल्दी पासपोर्ट से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आप वर्ल्ड में इंडिया के कितने परसेंट का जो वीज़ा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड है हेल्दी पासपोर्ट, जिसका जितना स्ट्रॉन्ग है उसको वीज़ा उतना इजीली और उतना कंट्री का उसको इजीली अवेलेबल होता है। एक न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप बिफोर 3 बेंच, ठीक है। इसमें यह है कि जो मैरिटल रेप जो है, जो सेक्शन 375 का जो 2 है, इसको लेके है कि अगर कोई मैरिड पर्सन, हस्बैंड अगर अपने वाइफ के साथ विदाउट कंसेंट अगर वो सेक्स करता है तो क्या वो मैरिटल रेप कहलाएगा क्या। सो इसको लेके लगातार डिबेट था, डिफरेंट जो पेटिशनर डिफरेंट जज जाते थे, और कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट अलग, दिल्ली हाई कोर्ट का ओपिनियन अलग, और दिल्ली हाई कोर्ट में तो स्प्लिट वर्डिक्ट आया था, 2 लोग का अलग, 1 लोग का अलग वर्डिक्ट आया, तो उसको स्प्लिट वर्डिक्ट बोलते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब मैं इसको ओवरटेक करता हूँ और मैं सुनूंगा केस। सो वाई नॉट एक्शन टिल टुडे सिंस 2011, नाउ लेट द कोर्ट डिसाइड। सो कोर्ट बोलती है अब हमें डिसाइड करने दो कि हम बताते हैं कि इस पर किस तरीके से जो भी है 3 बेंच की गठन की है उन्होंने, मैं देखता हूँ उसके बारे में क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट ओपिनियन है कि लेट लेजिस्लेचर डिसाइड मेक लॉ बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू सोशल कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। बोले कि ये सब जो मैरिज है वो
कॉन्ट्रैक्ट है। सो अगर इस टाइप के सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, सो अगर आप मैरिज की चीज़ों को छेड़ते हो, इस टाइप की चीज़ों को जो कि कल्चरली या सोशली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर उसको छेड़ते हो तो डिस्टर्बेंस होगा। सो आप रेदर देन आप लेजिस्लेचर को डिसाइड करने दो, वो कंसेंसस क्रिएट करेंगे, लोगों से बातें करेंगे और उसके बाद जो भी उनको सही लगेगा उस टाइप का वो लेजिस्लेट करेंगे। तो इसको लेके इनका ओपिनियन था, गवर्नमेंट का ओपिनियन था कि पार्लियामेंट को बनाने दो। लेकिन अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही 3 बेंच की कमेटी बनाई है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या आगे होता है। कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट बहुत अच्छा है। पनिश हस्बैंड इफ ही सेक्स विदाउट कंसेंट, यस होना ही चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि अगर हस्बैंड अगर विदाउट कंसेंट के अपनी बीवी के साथ सेक्स करते तो मैरिटल रेप के अंदर में वो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या 375(2) के एग्जम्पशन से बच जाना चाहिए उसको। 375 जो है आईपीसी का 2 का सबसेक्शन 2 है, वो एग्जेम्प्ट करता है कि हस्बैंड को, कि हस्बैंड अगर अपने वाइफ के साथ करता है तब भी उसको ऊपर मैरिटल रेप का चार्ज नहीं लगेगा। इवन आप जस्टिस वर्मा कमेटी की भी रिपोर्ट पढ़ेंगे 2013 वाले, तो उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि 375(2) ऑफ आईपीसी को हटाया जाए, रिमूव किया जाए, एक्सेप्शन को हटाना चाहिए, क्योंकि ये वुमेन की डिग्निटी का सवाल है। आप उनके बॉडी और बॉडी की इंटीग्रिटी है, उनकी ऑटोनॉमी है, डिग्निटी है, उसका सबको आप तार तार कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें के ऊपर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू आता है। और दिल्ली हाई कोर्ट का ओपिनियन 2 लोगों ने उनके फेवर में दिया था, एक उनके अगेंस्ट में गया था, तो वहाँ भी बात नहीं बनी थी। तो जो गवर्नमेंट के तरफ के साइड से लड़ रहे थे वो कुछ टाइम मांग रहे थे, बोल रहे थे कि लेजिस्लेचर को डिसाइड करने का मौका दें, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट उस पर काफ़ी टफ थी कि आपको बहुत टाइम मिल गया है, अब लेट द कोर्ट डिसाइड, ठीक है। सुनते हैं, मामला सुनते हैं, लोगों की राय जानते हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ी जाएगी, समझी जाएगी, सारे प्रोस्पेक्टिव को देखा जाएगा और फिर जो भी वर्डिक्ट आएगा उसको देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट तो वैसे भी मान्य होते हैं, तो उस पर होगी, बहस की जा सकती है, देखी जा सकती है। एक छोटा सा न्यूज़ था टाइगर ऑर्चिड्स को लेके था, मैंने इसको भी कवर किया है कि इसमें यह इज़ द लार्जेस्ट ऑर्चिड स्पीशीज इन द वर्ल्ड। और ये केरला में जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल है कुछ, वहाँ पे जवाहरलाल बोटेनिकल है, वहाँ पे पाए जाते हैं नेटिव। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार और लाओस, यहाँ पे इनका नेटिव है। ये यहाँ पे ये पौधे जो टाइगर ऑर्चिड्स हैं वो पाए जाते हैं। और ये टाइगर के शेप के होते हैं, पीले होते हैं और उसके ऊपर में ब्राउन कलर का कुछ स्पॉट बना होता है, इसलिए इनको टाइगर ऑर्चिड्स कहते हैं। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 8 to 12 ईयर्स ऑफ ग्रोथ, 8 से 12 साल का जब ये पौधे हो जाते, ग्रोथ होता है, तो फ्लावर इन, और उसके बाद पौधे आते हैं ना अल्टरनेट ईयर में आते हैं, 1 साल छोड़ के आते हैं। जून और जुलाई अगस्त में ये फ्लावरिंग देती है और इनकी साइज जो है 5 सेंटीमीटर थिक स्टेम का होता है। सो ये आज के ब्रॉडली आज का न्यूज़ था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक पे आपको लग रहा है कि उस पर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली आप कमेंट में लिखें। आप मेल कर सकते हैं, मेल करें हमें पर्सनली, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और कोशिश करता हूं कि जितनी क्रिस्प रखा जाए, जितना यूपीएससी से रिलेटेड रखा जाए, उतनी रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहीं भी इस टाइप की मैं नया हूँ, कहीं भी अगर इस टाइप की आपको लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप अगर ये चैनल देख रहे हैं तो तपस IAS में आपका स्वागत है। ऐसे ही आप देखते रहें और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।